नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मेरी सास का चेहरा जैसे हर वक्त डर और दुख का भरा रहता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जब भी उनकी तीनों बेटियों की बात आती तो वो चुप हो जाती, जैसे जुबान पर ताला लग गया हो। मैं कई बार समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी बेटियों का नाम लेना ही छोड़ दिया। एक दिन जब हम खाना खा रहे थे, मैंने धीरे से अपने पति से पूछा, आपकी बहनों के बारे में कभी सुना नहीं, वो कहाँ है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, शादी के बाद तीनों की कोई खबर नहीं मिली। एक एक करके तीनों की शादी हुई और हर बार उसी रात वो गायब हो गई। मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? पुलिस में रिपोर्ट करवाई? सब किया, उसने कहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। माँ इस सदमे को कभी सह नहीं पाई। धीरे धीरे उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं सोच में पड़ गई कि तीनों बहनों के साथ ऐसा क्या हो सकता है। क्या यह कोई इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? कुछ दिन बाद घर की पुरानी नौकरानी रज्जो बाई मेरे पास आई। वो कई सालों से इस घर में काम कर रही थी और मेरी सास की भी देखभाल करती थी। रज्जो बाई बोली, मालकिन आपसे कुछ कहना है, पर डरती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, डरिए मत, आप जो जानती हैं मुझे बताइए। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। फिर भी उसने बोलना शुरू किया, आपकी नंदों को साथ जो हुआ ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। उनकी शादी की पहली रात ही। मैंने पूछा, क्या हुआ पहली रात? वो धीरे धीरे बोलने लगी, पहली रात ही तीनों बहुएं इस घर में दूल्हे के साथ नहीं, किसी और के साथ भेजी गई थी। क्या? मैं चौंक गई। हाँ मालकिन, मुझे अब भी याद है, जब पहली बेटी की शादी हुई थी तो दूल्हे को तो विदा कर दिया गया था, लेकिन लड़की को एक काले कपड़े में लिपटे हुआ आदमी लेकर गया था। उस दिन मैंने समझा कि शायद कोई रस्म हो, लेकिन फिर वही बात दूसरी शादी में हुई और फिर तीसरी में भी। मैं हक्का बक्का रह गई। तो क्या आपने किसी को बताया नहीं? रज्जोबाई की आंखें भर आई। मैंने उस वक्त मालकिन को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो बस यही कहती रहती, सब ठीक है। फिर वो तीनों लौटकर कभी नहीं आई। मेरा सिर घूम गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में इतने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अगर मेरी नंदों के साथ ऐसा हुआ तो आखिर कौन था वो आदमी जो उनके शादी के रात लेकर गया? और क्यों ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? अगले दिन मैंने रज्जाबाई से और बात करने की ठानी। उसे चाय दी और धीरे से पूछा, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? वो बोली, नहीं मालकिन, उसका चेहरा एक मोटे काले कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल, उसकी आवाज़ वो बहुत भारी और डरावनी थी। जब वो आता था पूरा घर जैसा थम जाता था। क्या सासू माँ जानती है इसके बारे में? मैंने पूछा। हाँ मालकिन, वो बोली, पर वो कुछ कहती नहीं। लगता है जैसे किसी डर के साए में जी रही है। मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य के पर्दे उठाकर ही रहूंगी। अगली सुबह मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर धीरे से पूछा, माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपकी बेटी कहाँ गई? उनकी आंखें भर आई। कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचा के बीच बोली, मैंने उन्हें अपने हाथों से विदा किया था, पर फिर कभी उनका चेहरा नहीं देखा। पर क्यों माँ जी? क्या आपने कुछ अजीब नहीं महसूस किया? वो फक फक कर रोने लगी। मैं मजबूर थी। तुम्हारी सासू के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। एक आदमी आया था, उसने कहा था कि अगर मेरी बेटियों को सही सलामत देखना चाहती हूँ तो उसकी बात माननी होगी। कौन था वो? नहीं जानती, पर उसकी आंखें जैसे कोई भूत हो। अब कहानी और भी गहरी होती जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि इस परिवार में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। मैंने तय किया था कि मैं अपनी नंदों के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए कुछ भी पुराने तस्वीरें सामने और शादी के रिकॉर्ड खोलूंगी। घर के पुराने बक्से में मुझे एक पुराना एल्बम मिला। उसमें तीनों बहनों की शादी की तस्वीरें थी। दूल्हे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन बहनों की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैं ध्यान से एक फोटो देखी। पीछे एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कंधे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे जलने का कोई पुराना दाग। मैंने वो तस्वीर अलग रख ली। अचानक उसी रात मेरे कमरे में खिड़की पर किसी ने दस्तक दी।
मैंने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर एक परछाई खड़ी थी। मुझे डर लगा लेकिन हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस एक कागज खिड़की से अंदर फेंका गया। मैं भागकर उसे उठाने गई। कागज में लिखा था, अगर सच्चाई जाननी हो तो चौपाल के पीछे वाले कुएं के पास आओ अकेले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मैं जानती थी कि अगर पीछे हट गई तो कभी जान नहीं पाऊंगी कि मेरी ननदों के साथ क्या हुआ। अगली रात मैं चुपचाप चौपाल के पीछे पहुंची। कुएं के पास एक बुर्का पहने औरत खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हारे पास उस आदमी की तस्वीर है? मैंने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ननंद कविता। मेरे होश उड़ गए। आप जिंदा हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, पर वो जिंदगी नहीं है जो जी रही हूँ। हम तीनों बहनों को एक अमीर आदमी के हाथ बेच दिया गया था। वो आदमी जो हर शादी की रात आता था, वही हमारा सौदागर था। कविता दीदी रोते हुए कहने लगी, हम तीनों को अलग अलग शहरों में भेजा गया। हमें मजबूर किया गया कि हम किसी से संपर्क ना करें। जो मानी जो जिंदा रही, जो विरोध करती है उसे ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है कि इस गुनाहों के पीछे जो नाम है वो सामने आए, और वो नाम है तुम्हारा ससुर का सगा भाई विजय सिंह। मैं सन रह गई। वो तो विदेश में रहता है ना? नहीं, दीदी बोली, वो यही है, पर छुप कर। उन्हीं की हरकतों से माँ पागल हुई और हमें कैद में रहना पड़ा। मैंने अगले दिन सुबह इकट्ठा करना शुरू किया। पुरानी फाइलें से पता की कि विजय सिंह का असली नाम बदलकर पास के कस्बे में विक्रम साहू बन चुका है। वहाँ उन्होंने एक फार्म हाउस खरीद रखा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने वहाँ जाकर देखने की ठानी। फार्म हाउस के अंदर झांकते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक कमरे में सीसीटीवी मॉनिटर लगे थे और 3 औरतें की तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थी। मैंने तुरंत सबकी तस्वीरें ली और कविता दीदी को दिखाई। उन्होंने कहा, यह वही जगह है जहां हमें रखा गया था। अब हमें पुलिस में शिकायत करनी थी, लेकिन हमें डर था कि अगर पुलिस को पहले ही पता चल गया तो विजय सिंह कहीं भाग ना जाए। मैंने योजना बनाई, दीदी को बुलाकर फार्म हाउस के पास ही छिपाया और पुलिस के एक ईमानदार अफसर से मुलाकात की। अफसर ने कहा, अगर सबूत पक्के हैं तो हम रेड करेंगे, लेकिन खतरा बड़ा है। रात को हम सब चुपचाप फार्म हाउस पहुंचे। पुलिस ने अंदर छापा मारा और विजय सिंह को पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो हंस रहा था। तुम सब सोचते हो कि मैं ख़त्म हो गया, उसने कहा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद तीनों बहनों की सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी। सासू माँ ने जब बेटियां को देखा तो उनकी आंखें बहती थमी नहीं। पर मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मुझे एक और चिट्ठी मिली। तुमने एक को पकड़ा है, लेकिन असली राजा तो अब भी खेल में जल्द मिलेगा। मैंने चिट्ठी पढ़ते हुए आसमान में देखा। अब कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, यह तो एक जाल था जो पूरे गांव में फैला हुआ था। उस रहस्यमयी चिट्ठी में ने मेरी नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। विजय सिंह को गिरफ्तार हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब वह इस चिट्ठी के नए खतरे की ओर इशारा कर रही थी। असली राजा अब भी खेल में है। इसका मतलब था कि कोई और बड़ा खिलाड़ी इस पूरी साजिश में पीछे है। मैंने चिट्ठी की हर एक पंक्ति को कई बार पढ़ा। हर बार कुछ नया महसूस होता। शायद यह कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था या फिर चेतावनी दे रहा था। मैंने अपनी बड़ी ननंद कविता दीदी से बात की। उन्होंने कहा, हमें यह मत समझना कि विजय अकेला था। उस पूरे धंधे में और भी लोग शामिल थे। पुलिस वाले, अफसर, गांव के कुछ बड़े नाम, और सबसे बड़ा नाम किसी ऐसे का था जिस पर कोई शक तक नहीं करेगा। मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड और जमीनों के दस्तावेज निकाले शुरू किए। इन कागजों में से एक नाम बार बार सामने आ रहा था, दीवान साहब। वो एक समय के गांव के सबसे अमीर जमींदार थे और अब भी लोगों के उनका डर बैठा हुआ है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि विजय सिंह की कुछ ज़मीनें दीवान साहब के परिवार के नाम ट्रांसफ़र हुई थी पिछले कुछ सालों में। मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा तो वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला,
दीवान साहब मेरे दादा के बहुत करीबी थे, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल मत उठाना। उनका नाम लेने से भी लोग कांपते हैं। यह सुनकर मेरे अंदर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। उनका नाम था बलदेव काका। वो कभी दीवान साहब के नौकर रह चुके थे, लेकिन अब गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। काका बोले, बिटिया तू सच जानना चाहती है तो कान खोलकर सुन। दीवान साहब ने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। वो शादी की रात दुल्हनों को उठा लिया करते थे। विजय सिंह तो बस उनका प्यादा था। मैं सन रह गई। क्या किसी ने कभी कुछ किया नहीं? कई ने किया, पर या तो वो गायब हो गया या पागल हो गया। दीवान के पास पैसा था, ताकत भी, और सबसे बढ़कर डर था। अब मामला बहुत बड़ा हो गया था। मैंने पुलिस अफसर को बुलाया जिसमें हमने पहली मदद की थी। जब मैंने दीवान साहब का नाम लिया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, उसने कहा, आपको अंदाजा नहीं है किस भंवर के आप फंसने जा रही है। मेरे पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मैंने पूछा। सिर्फ एक तरीका है। हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इस खेल का हिस्सा था और अब गवाही देने को तैयार हो। मैंने दिमाग में एक नाम आया, पुराना ड्राइवर शंभू। वो आजकल शराब के नशे में डूबा रहता है, लेकिन शायद अब भी कुछ याद हो। मैंने उसे ढूंढा और एक दिन रात को जब वो नशे में था तो उसे बात करने की कोशिश की। पहले तो उसने बकवास की, लेकिन जब मैंने विजय सिंह का नाम लिया तो वो चुप हो गया। फिर बोला, वो दीवान सबको नचाता था। मैं खुद 2 दुल्हनों को रात में उनके फार्म हाउस लेकर गया था। क्या गवाही दोगे? मैंने पूछा। मिल जाएगी सुरक्षा? उसने डरते हुए पूछा। मैंने हाँ कहा। अब हमें एक चश्मदीद मिल गया था। गवाही के लिए शंभू को पुलिस सुरक्षा में रखा गया, लेकिन अगले ही दिन खबर आई शंभू को किसी ने जहर दे दिया। उसका मरा हुआ शरीर गांव के बाहर एक कुएं में मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता था यह आत्महत्या नहीं है, यह सबूतों को मिटाने की साजिश थी। मेरे अंदर अब डर नहीं, गुस्सा था। मैंने तय किया था अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने अपने ननदों के साथ मिलकर गांव की कुछ और औरतों से बात की। धीरे धीरे कई औरतें सामने आई जो दीवान साहब के जुल्म का सहकर रह चुकी थी। हमने एक गुप्त समूह बनाया और सबकी गवाही रिकॉर्ड की। फिर एक पत्रकार के संपर्क किया जो ऐसे मामलों में पर रिपोर्ट करता था। उसने कहा, अगर आपके पास सबूत है तो मैं इस नेशनल टीवी पर लाऊंगा, लेकिन एक बार यह बाहर आ गया तो आपकी जान खतरे में होगी। मैंने जवाब दिया, हम अब खामोश नहीं रहेंगे। टीवी चैनल पर रिपोर्ट आते ही तहलका मच गया। दीवान साहब का नाम पहली बार खुले में आया था। गांव में तनाव फैल गया। दीवान साहब के लोग अब हमें धमकियां देने लगे। मेरे घर के बाहर पत्थर फेंकने लगे। पति को ऑफिस में कॉल आने लगी, अपनी बीवी को संभालो नहीं तो हम संभाल लेंगे। पर अब हम डरने वाले में नहीं थे। सरकार को मजबूर होकर मामले की जांच में आदेश देने पड़े। एक स्पेशल टीम गांव में आई। जांच में कई नाम सामने आए, सरपंच, तहसीलदारी, यहाँ तक कि अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे जो लड़कियों की फर्जी मौत की सर्टिफिकेट बनाते थे। और अंत में दीवान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, मुस्कुराते हुए बोले, तुम सबको लगता है खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। दीवान साहब के जेल जाने के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी, पर डर अब भी कायम था। कई औरतें अब भी बाहर आने से डरती थी। मैंने गांव में एक संगठन की शुरुआत की, सुरक्षा समूह, जिसमें पीड़ित औरतें जुड़ने लगी। हमारी आवाज अब सिर्फ चीख नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। पर उस रात एक और चिट्ठी आई, तुमने राजा को हराया, परछा और मौत अब भी बाकी है, देखना अगली बार तुम्हारी है। मैंने चिट्ठी को देखा और मुस्कुराई। अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अब रात जब मैं चिट्ठी पढ़ी तो मन में अजीब बेचैनी थी। लग रहा था कि जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने तुरंत अपने पति से बात की, लेकिन वो खुद तनाव में था। कितनी बार कहा है यह सब छोड़ दो, उसने झुलझुलाकर कहा। अब तो दीवान साहब भी जेल में हैं और क्या चाहिए तुम्हें?
सच अभी भी अधूरा है, मैंने शांत होकर कहा, और जब तक यह खतरे ख़त्म नहीं होंगे चैन नहीं आएगा। मेरे शब्दों में ढूंढता थी, लेकिन भीतर तक तूफान चल रहा था। दीवान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी चिट्ठी का आना साफ इशारा था कि कोई और है, कोई ऐसा जैसे पर्दे के पीछे अब तक छिपा हुआ हो। अगली सुबह गांव के मंदिर के पराजी मुझे ढूंढते हुए आए। उन्होंने कहा, बिटिया मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर इसी बारे किसी को मत बताना। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने बताया, दीवान साहब के बाद भी कई बार मंदिर में रात के समय अजनबी लोगों की आवाज़ें आती है, और कुछ दिन पहले एक औरत को भी रोते देखा था। चेहरा नहीं देखा, लेकिन गहने बहुत महंगे थे। आपने कुछ और देखा? मैंने पूछा। हाँ, उस औरत के पीछे जो आदमी था, उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जो कभी ठाकुर साहब के पास हुआ करती थी। कौन ठाकुर साहब? गांव के पहले प्रधान और दीवान साहब के सगे भाई। अब मामला और गहरा हो गया था। ठाकुर साहब जो सालों पहले मर चुके जाने जाते थे, क्या वो अभी भी जिंदा हैं? मैंने रज्जोबाई से पूछा। क्या तुमने कभी ठाकुर साहब को देखा है? वो घबरा गई। नहीं मालकिन, लेकिन एक बार जब मैं नीचे तक खाने की सफाई कर रही थी तो किसी आदमी की परछाई देखी थी। फिर आवाज़ आई, जो सुना भूल जा। मैं डर के मारे वहाँ कभी नहीं गई। अब सवाल यह थे कि घर का तहखाना जो सालों से बंद, आखिर उसमें कौन था? मैंने उस रात अकेले तहखाने में जाने का कदम उठाया। दरवाज़ा जंग खा चुका था, चाबी में नहीं खुला, तो मैंने हल्के से धक्का मारा। दरवाज़ा कर कर की आवाज़ से साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक हल्की सी बत्ती जल रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, कुछ अजनबी सी, तांगतिर की। एक कोने में कुछ कागज़ पड़े थे। उसमें एक पर लिखा था, राजा मरेगा पर रीत नहीं। हर दुल्हन का रक्त ही बलि है जो पीढ़ियों को शक्ति देता है। मैं कांप गई। यह सिर्फ इंसानी लालच नहीं था, यह अंधविश्वास था, खतरनाक और भव्य। मैं तहखाने के बाहर निकली और सारी बातें अपने नंदों को बताई। कविता दीदी ने कहा, यह वही मंत्र है जो हमें वहाँ सुनाए जाते थे जब हम बंदी थी। वो लोग मानते हैं कि दुल्हनों की पहली रात की पीड़ा से उनकी तांत्रिक साधना पूरी होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हमारे ही घर की नींव में छिपा था। फिर कविता दीदी ने एक चौंकाने वाला बात बताई। उन अनुष्ठान को पूरा करने का मुख्य व्यक्ति हमारे पिताजी का चचेरा भाई था, ठाकुर शंभुनाथ। लेकिन वो तो मरे हुए माने जाते हैं। नहीं, दीदी बोली, हमें बंदी बनाते समय वही हम पर मंत्र पढ़ता था और एक दिन बोला था, हमेशा एक राजा जिंदा रहेगा। अब हमारी खोज ठाकुर शंभुनाथ तक पहुंच गई थी। मैंने अपने पत्रकार मित्र से उसके बारे में पता करने को कहा। 2 दिन बाद खबर आई, शंभुनाथ नाम का एक व्यक्ति हिमाचल के किसी गांव में साधु बनकर रह रहा है, नाम बदलकर स्त्रीकाल नाथ। हमने तय किया हम वहां जाएंगे। मेरे पति ने विरोध किया। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अगर मैं तो अब पीछे हट जाऊंगी। मैंने कहा, तो कई और लड़कियों उस बलि को चपेट में आ जाएगी। हम हिमाचल पहुंचे। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। वहाँ के गांव के लोग स्त्रीकाल बाबा को बहुत मानते थे, लेकिन जब हमने उनकी एक तस्वीर देखी तो यकीन हो गया यह वही ठाकुर शंभुनाथ है। हमने पुलिस को साथ लिया और आश्रम पर छापा मारा। अंदर का दृश्य भव्य था। दीवारों पर खून के लिखे तांत्रिक चिन्ह और एक कमरा जिसमें औरतों की तस्वीरें टंगी थी। त्रिंकाल बाबा को गिरफ्तार किया गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबने सिर्फ राजा को हराया, पर वंश अब भी जिंदा है। पूरे देश में यह खबर फैल गई, बेटियों को बलि देने वाला बाबा गिरफ्तार। ये हेडलाइन बनी।
गांव में अब लोगों की आंखें खुलने लगी थी। कई वर्षों से जो काले राज दबे थे वो उजागर हो रहे थे। सरकार ने एक विदेश आयोगन बनाया। मुझे अब आए दिन टीवी चैनलों पर बुलाया आने लगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक था, औरतों को उनके हक और सुरक्षा का एहसास दिलाना। पर अब एक नई चुनौती सामने आई। हमारे संगठन में कोई था जो सारी जानकारी बाहर लीक कर रहा था। एक दिन मैंने फ़ोन कर कविता दीदी के से बात करते हुए एक नाम लिया, मेघा, जो हाल ही में संगठन में जुड़ी थी। अगले ही दिन वो नाम एक अखबार में आया, जिससे हमें यकीन हो गया मेघा भी भेदिया थी भी। हमने उसे सच्चाई जाननी चाहिए, तो उसने गुस्से से कहा, तुम लोगों को लगता है कि तुमने सब कुछ बदल दिया? मैं उस वंश की अतीम अधिकारी हूँ। तुमने जो छीना है वो मैं फिर से हासिल करूँगी। हम चौंक गए। मेघा दरअसल ठाकुर शंभुनाथ की पोती थी। अब कहानी एक और मोड़ पर थी। एक तरफ समाज का समर्थन, दूसरी तरफ अंधविश्वास की विराट का जगर। मेघा ने संगठन छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते बोली, यह जाल इतना पुराना है कि उसकी जड़ें तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। तुम एक पेड़ काटा सकती हो, जड़ नहीं। हम समझ चुके थे कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। हमने गांव के लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जहां उन्होंने न सिर्फ शिक्षा बल्कि आत्मविश्वास की सिखाई जाने लगी। हमारा संगठन अब राज्य स्तर पर फैल रहा था। लेकिन फिर एक दिन बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और बोली, बिटिया, गांव के उत्तर में जो वीरान हवेली है, वहाँ से हर आत्मविश्वास को अजीब रोशनी निकलती है। उसने उस हवेली की जानकारी इकट्ठी की। वो हवेली ठाकुर खानदान की सबसे पुरानी ज़मीन थी, जहाँ से यह तंत्र विद्या शुरू हुई थी। हमने पुलिस के साथ मिलकर वहाँ रात को जाना तय किया। आत्महत्या की रात हवेली में घुसते ही एक डरावना माहौल था। गूंजती आवाज़ें, जलते दीपक और बीच में एक औरत आंखें बंद कुछ गड़बड़ा रही हुई। हमने उसे रोका। उसने कहा, तुमने लगता है यह सब खत्म हो गया, लेकिन बलि का समय फिर आ चुका है। हमने उस हिसाकत के लिए उसका नाम था गायत्री, और वो मेघा की माँ थी। अब ठाकुर परिवार की हर कड़ी खुल चुकी थी। गायत्री शंभुनाथ की बहू, मेघा की माँ और अविनाश की सबसे कठोर अनुयायी थी। उसने गांव की कई लड़कियों को गायब करवाया था, तंत्र संधना के लिए। इस खुलासे में पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। कई मंत्रों और अफसरों का नाम भी जुड़े जो इन रस्मों का हिस्सा थे। जांच पूरी हुई और सैकड़ों साल पुरानी उस काली परंपरा की आखिरी ईंट भी गिरा दी गई। मेरी सासू माँ, जो कभी शब्द नहीं बोल पाती थी, अब रोज़ शाम को मंदिर जाती है और वहाँ लड़कियों को कहानी सुनाती, एक बहू की जो सच के लिए लड़ी और जीत गई। वो सब सोचकर अब भी रूह कांप जाती है। इतने वर्षों तक गांव के नीमी परिवार में यह अंधेरा पल रहा था और कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे परंते खुले, मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी का हर किरदार किसी राज से जुड़ा था। एक दिन मैं अपने पुराने कमरे में कागजात तलाशी कर रही थी। एक पुरानी अलमारी में पीछे मुझे एक छिपा हुआ दराज मिला। उसमें एक नीली डायरी निकली। उस पर लिखा था, रूपा की डायरी। मैंने चौंक कर सासू माँ की ओर देखा। रूपा तो उसकी सबसे बड़ी बेटी, जो सबसे पहले गायब हुई थी। मैंने डायरी पढ़नी शुरू की। 13 मार्च, आज मेरी शादी हुई है, पर दुल्हन की खुशी जैसी कोई बात नहीं है। रात होते ही मुझे एक अजनबी कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो ठाकुर शंभुनाथ था। उसने कहा, तू बलिदान है, शक्ति के लिए तेरी पीड़ा जरूरी है। मैं कांप गई। डायरी के पन्ने पसीने में भीगते जा रहे थे। रूपा की पीड़ा, उसका डर, उसकी चुप्पी अब मेरी आंखों के सामने जिंदा हो चुकी थी। अगर कभी यह डायरी किसी को मिले तो जान लेना कि यह सब एक बहन के साथ नहीं हुआ। हम तीनों बहनों 3 रातों में एक ही आग में जली गई शक्ति के नाम पर। मैं फुट फुट कर रो पड़ी।
अब मुझे एक और मकसद मिल गया था, रूपा, रेखा और पायल को न्याय दिलाना। मैंने डायरी को सबूत के तौर पर जांच कमेटी को सौंपा। कुछ दिनों बाद जांच आयोग में ठाकुर खानदान की जायदाद जब्त कर ली गई और गायत्री में मेघा पर नई केस दर्ज किए। गांव में अब बहू बेटियां खुलकर बात करने लगी थी। हमने हर शनिवार एक खुला मंच शुरू किया, जहां कोई भी औरत आकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी समझा कर सकती थी। लेकिन एक दिन मंच पर एक युवती आई जिसका नाम सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं हूँ रीमा सिंह, विजय सिंह की बेटी। मैंने चौंक कर उसका ओर देखा तो यह थी उस सौंत की बेटी जिसकी वजह से मेरी ननदों की जिंदगी उजड़ गई थी। रीमा ने माइक उठाया और कहा, मेरे पिता ने जो किया उसका मुझे कोई गर्व नहीं, लेकिन मैं आज यहाँ आकर यह कहना चाहती हूँ कि उस जहर को मैं नहीं ढूंढूंगी कि उसे संगठन में जोड़ना चाहिए हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने उसे गले लगा लिया। रीमा अब संगठन में एक नई जान फूंक रही थी। वो पढ़ी लिखी, तेज और बहुत समझदार थी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सुरक्षा समूह को राष्ट्रीय पहचान दिला दी। हमने गांव में एक पुस्तकालय की नींव रखी। उसका नाम रखा गया रूपा स्मृति केंद्र। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रभाव बढ़ने लगा, हमारा राह में दुश्मनों की तादाद भी बढ़ने लगी। एक रात पुस्तकालय में आग लगा दी गई। आग की लपेट देख गांव वाले दौड़ गए। हमने मिलकर उसे बुझाया, लेकिन अंदर की सारी किताबें जल गई थी। रीमा बोली, ये हमला सिर्फ किताबें पर नहीं था, यह हमला हमारी सोच पर था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन हमने उसी जले हुए पुस्तकालय के बाहर एक क्लास शुरू की, खुली हवा में। गांव की बच्चियों पंक्तियों में बैठ और रीमा उन्हें पढ़ाने लगी। अब हम सोच चुके थे कि दुश्मन कौन हो सकता है। गायत्री और मेघा तो जेल में थी, ठाकुर शंभुनाथ मर चुका था। तो फिर एक शाम एक अजनबी आदमी मेरे घर आया। उसका चेहरा जाना पहचाना था। उसने अपना परिचय दिया, मैं हूँ अनम, ठाकुर शंभुनाथ का सबसे छोटा बेटा, जिसने दुनिया मरा हुआ मानती है। मैंने चौंक कर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, रुको, मैं दुश्मन नहीं, साक्षी हूँ। मैं वो बताने आया हूँ जो आज तक किसी ने नहीं जाना। अमन ने बताया कि बचपन में जब उसने अपने पिता को पहली बार तांत्रिक रहस्य करने देखा तो डर गया और भाग गया। उससे बाद उसने खुद को एक साधु के हवाले कर दिया और समाज सेवा में लग गया। लेकिन जब मैंने सुना कि मेरी बहन मेघा और माँ गायत्री उसी राह पर चल पड़ी है, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैंने कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें हमारे साथ में दी। उसने कई राजनेताओं और अधिकारियों के साथ ठाकुर परिवार की बैठक थी। अब हमें और पुख्ता सबूत मिल चुके थे। हमें उन दस्तावेजों को लेकर दिल्ली की अदालत में केस फाइल किया। समाधिकृता हांसी एवं अधिकारी के नाम पर सोम की राष्ट्रीय साजिश। अब यह मामला राज्य नहीं, देश का मुर्ग बन गया था। अमन अब हमारे संगठन का हिस्सा बन चुका था और उसकी बहन रीमा उसके पास खड़ी थी। दोनों ने मिलकर ठाकुर परिवार की काली छवि को मिटाने की ठानी। इस बीच मेरी सासू माँ ने भी एक चुनौती वाला बता दिया। उन्होंने कहा, जब मेरी बिटिया गायब हुई तो मुझे शक था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच कहा तो मेरी बेटी की नौकरी, घर सब चला जाएगा। उसकी आंखें में पछतावा के आंसू थे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब भी बहुत कुछ सहा ही जा सकता है। गांव के नौजवान अब संगठन के जुड़ने लगे थे। हम आत्महत्या प्रशिक्षण कैंप चलाने लगे और महिलाओं को कानूनी शिक्षा देने लगे। लेकिन इस दौरान हमारी सबसे बड़ी चुनौती आई। मेघा ने जेल से पत्र लिखकर धमकी दी, अगर मेरे परिवार को मिटाया ना गया तो पूरे गांव को मिटा दूंगी। और कुछ ही दिनों में गांव में कुएं में 2 लड़कियों की लाशें मिली। पूरा गांव समर था।
क्या मेगा जेल में भी अपने आदेश दे रही थी? पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि जेल की एक महिला अधिकारी मेगा की पुरानी साथी थी। उसी ने यह हत्या करवाई। हमें पता चला कि कुछ और नाम अभी भी छुपे हुए हैं। पुराने तांत्रिक आयुई जो अब सामने नागरिकों की तरह जी रहे थे, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने एक गोपनीय टीम बनाई जिसमें गांव की कुछ जाबाज महिलाएं थीं। इनमें रीमा, कविता दीदी, अमन और मैं भी शामिल थे। हमने गांव में कोने में पुराने हवेली, मंदिर और खाली इमारतों को तलाशी अभियान शुरू किया। एक रात जब हम एक सुनसान मकान में पहुंचे, वहां एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें तांत्रिक साधन, लड़की के बाल और एक खून से लिखा मंत्र था। अब हमें यकीन हो गया था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब यह छुपकर लड़ी जा रही थी। हमने एक गुप्त कमरा लगाया और उसी जगह बैठकर देखा। रात को एक औरत वहां आई। चेहरा ढका था, लेकिन उसकी चाल से साफ था वो कोई साधारण औरत नहीं थी। हमने उसका पीछा किया और उसने एक खंडर नुमा हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही हमने देखा वहां करीब 15 लोग बैठे थे और बीच में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखा, वो भी गायत्री। लेकिन गायत्री तो जेल में थी। रीमा ने चौंक कर कहा। नहीं, अमन बोला, यह बाईपास योजना है। असली गायत्री की जगह उसकी जुड़वा बहन जेल में है। हम सब हक्के बक्के रह गई। अब यह केस पूरी तरह उलझ चुका था। जुड़वा बहन गायत्री बाहर और असली अपराधी अब भी आज़ाद। हमें उस रात यकीन हो गया था कि जेल में जो महिला है वो असली गायत्री नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा बहन कमला थी। और असली गायत्री अब भी बाहर थी, संगठन चलते हुए, तंत्र विद्या फैलती हुई। रीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ने हमसे यह बात क्यों छुपाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। अमन ने उसे सहारा दिया। रीमा अब सच्चाई सामने लाने ही होगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। हमने तुरंत अब खंडहर हवेली पर पुलिस रेड डलवाई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची सब लोग वहां से जा चुके थे। बस एक चीज़ बची थी, एक दीवार पर खून के लिखा गया मंत्र। शक्ति तब तक अजय है जब तक वो सवन को पहचान ना ले। यह एक संकेत था। शायद गायत्री जानबूझकर हमें चुनौती दे रही थी। अब हमें उसकी चाल से 2 कदम आगे रहना था। उस रात मैंने सपना देखा, तीनों ननंद मेरे सामने खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। रूपा ने कहा, भाभी तुम हमारे लिए जो कर रही हो उसका परिणाम अब निकलेगा, लेकिन सावधान रहना, अंतिम लड़ाई अभी बाकी है। सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया अब जो होगा खुलकर होगा। हमने गांव के बीचों बीच एक संभा रखी और वहां मैंने रूपा की डायरी सबके सामने पढ़ी। गांव वालों पर गहरा असर हुआ। पहली बार वो सच जान रहे थे। गायत्री जैसी औरत को वो वर्षों तक देवी मानते थे। लेकिन सभा के बीच में ही एक धमाका हुआ। स्टेज के नीचे से धुआं और आग निकलने लगी। सब लोग भागने लगे। मैंने रीमा को ढूंढा, वो मंच के पास बेहोश पड़ी थी। हमने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। उसका सर बुरा तरह जख्म था। डॉक्टर ने कहा, सिर पर गहरी चोट है, इसे दिमागी नुकसान भी हो सकता है। मैंने रीमा का हाथ थामा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि यही लड़ाई का केंद्र बंदी बन चुका हो। अमन गुस्से से में था। अब यह बात सिर्फ न्याय की नहीं रही, अब यह जंग है। हमने फैसला लिया कि गायत्री को ढूंढकर सबके सामने लाना ही होगा। हमारी खोज हमें ले गई एक पुराने शमशान की ओर। वहाँ एक तंत्र गुरु के नाम का बहुत बोलबाला था, भैरवनाथ। अमन ने कहा, यही है गायत्री का असली गुरु। अगर यह मिला तो गायत्री भी मिलेगी। हम वहां पहुंचे तो देखा बीच में एक हवन कुंड जल रहा था। चारों ओर काले वस्त्रधारी अनुयायी थे।
हमने छिपकर देखा और तभी एक आदमी चीखते हुए बोला, माता आ रही है। एक काली गाड़ी रुकी और उससे एक महिला उतरी, गायत्री। वो अब पूरी तरह तांत्रिक वेश में थी। उसकी आंखें लाल, गले में धर्म ठाक की माला। वो बोली, आज पूर्णिमा की रात है, आज के बाद हमारी शक्ति अमर हो जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें समझ आ गया था कि वो क्या करने वाली थी, किसी मासूम लड़की की बलि। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया था। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता था, रोकना अपने दम पर। हम चारों चुपचाप आगे बढ़े। मैंने देखा कि एक लड़की को बेहोश करके बलि की तैयारी करी जा रही है। वो लड़की कोई और नहीं, रीमा थी। गायत्री ने उसे ही चुना था क्योंकि उसकी रक्त रेखा सबकी ताकतवर थी। मैंने पत्थर उठाया और एक आदमी के सिर पर मारा। अमन ने गायत्री के सामने आकर कहा, अब यह सब खत्म होगा माँ। गायत्री हंसी, बेटा मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन तुम मेरी राह नहीं रोक सकते। हमारी और उनके आयुनियों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। रीमा अब भी बेहोश थी। मैं उसे उठाने के लिए कभी गायत्री ने मुझ पर चाकू के वार कर दिया। खून निकल रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने गायत्री की आंखों में देखा और कहा, तेरी पंखड़ अब नहीं चलेगा। देख, तेरे बच्चे ही आज तुझसे लड़ रहे हैं। अमन ने वही चाकू उठाया और गायत्री की मृत्यु के गले में मार दिया। यह एक प्रतिपूर्त कदम था जिससे पूरे अनुष्ठान की शक्ति टूट गई। गायत्री चीखते हुए गिर पड़ी। पुलिस आखिर पहुंची गई और सभी तांत्रिक को पकड़ लिया। गायत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार असली को। कमला जो जेल में थी, अब अदालत ने गवाही देने के तैयार हो गई। उसने कबूल किया कि गायत्री ही मास्टरमाइंड थी। पूरे देश में यह केस खबरों में आ गया। गांव में अब न्यायपन था, डर की जगह भरोसा, अब अंधविश्वास की जगह ज्ञान ले थी। रीमा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसकी याददाश्त कुछ हद तक चली गई थी। मैंने उसे सब कुछ दोबारा बताया। वो चुप रही, फिर बोली, अब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, माँ की छाया की बिना, लेकिन सच की रोशनी में। हमने गांव में पहली बार महिला पंचायत शुरू की, जिसमें सिर्फ महिलाएं निर्णय लेती थी। पुरुषों को भी अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि महिलाएं कमज़ोर नहीं, समाज की असली रीढ़ है। गांव के स्कूल में एक नया विषय शुरू किया, समानता और चेतना। मैंने एक किताब लिखी, 3 ननदों की कहानी, जिसमें उनकी पीड़ा, संघर्ष और बलिदान को अमर किया गया। इस किताब में पढ़कर कई गवाहों को महिलाओं में हमें खत लिखने लगी। अब यह आंदोलन सिर्फ एक गांव का नहीं रहा। एक दिन दिल्ली से एक पत्र आया, राष्ट्रपति भवन से। लिखा था, आपके साहस और योगदान के लिए आपको नारी शक्ति सम्मान में नवाजा जा रहा है। कृपया राजधानी आकर यह सम्मान ग्रहण करें। मेरे आंसू बह निकले। यह सम्मान सिर्फ मेरे नहीं था, उन 3 बेटियों का भी था जिनकी चीखें अब आवाज़ बन चुकी थी। सम्मान समारोह में जब मेरी नाम पुकारा गया तो मैं मंच पर रीमा और अमन के साथ पहुंची। मेरे अपने भाषण में कहा, कभी कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए सिर्फ आवाज़ नहीं, चुप्पी भी ज़रूरी होती है। लेकिन अब अगर वो चुप्पी टूटे तो पूरा पहाड़ हिल जा सकता है। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। अब हम चाहते थे कि जागरूकता पूरे देश में फैले। हमें एक मोबाइल वैन शुरू की, जिसमें कानूनी सलाह, तंत्र मंत्र की सच्चाई और आत्महत्या की जानकारी दी जाती थी। हम हर गांव में जाते और लोग खुद आकर आगे बोलने लगे। लेकिन एक खतरा अभी भी बाकी था। भैवानाथ अभी तक नहीं मिला था। वो सब कुछ छोड़कर भाग गया था, लेकिन हमने उसका रैकेट बनवाया और हर शहर में फैला दिया। अंत में एक दिन सूचना मिली, वो नेपाल बॉर्डर के पास एक आश्रम में छुपा है।
अमन और मैंने एक टीम बनाई और वहां पहुंचे। कई घंटों की तलाश के बाद हमने एक एक उसे झपटी में पकड़ा। वो अब भी वही मंत्र बुदबुदा रहा था। हमने उस कानून के हवाले कर दिया। इस बार खेल समझ खत्म हो चुका था। अब गांव में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार के साथ एक नया त्योहार भी मनाया जाने लगा, नारी न्याय दिवस। हर साल उस दिन हम उस 3 बहनों को याद करते जिसकी कहानी अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुकी थी। रीमा अब पूरी तरह स्पृत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वो कुछ बड़ा सोच रही थी। एक रात उसने मुझसे कहा, मौसी, मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। मैं चौंकी। इतना सब झेलने के बाद तुम अब और जंग लड़ना चाहती हो? वो मुस्कुराई। पहले जंग मेरे अस्तित्व की थी, अब बाकी औरतों के लिए है। रीमा ने गांव में पंचायत का चुनाव लड़ा। सामने एक रसूख खानदार और भ्रष्ट नेता धर्मेंद्र चौधरी था, जो बरसों से गांव को डर और लालच में चलाता आया था। धर्मेंद्र हंसता था, एक लड़की जो तांत्रिक माँ की औलाद है वो मुझे हराएगी। लेकिन वो नहीं जानता था यह वही लड़की है जिसने अपनी माँ को भी झुका दिया था। रीमा के साथ महिलाएं, किसान और युवा जुड़ने लगे। उसका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि धर्मेंद्र के लोग डरने लगे। लेकिन फिर एक रात उसका पोस्टर जलाया गया। दीवार पर लिखा था, जिसके खून में पाप है वो कभी समाज की सेवा नहीं कर सकते। रीमा टूटी नहीं बल्कि और निखर गई। चुनाव से 2 दिन पहले रीमा के खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसे किसी गुप्त तांत्रिक सभा ने दिखाया गया। गांव में हलचल मच गई। लोग 2 हिस्सों में बट गए। मैंने वो वीडियो गौर से देखा। वो रीमा नहीं थी। चेहरा मिलता जुलता था, लेकिन एक बाराकी भी थी, नाक की बनावट। हमने उस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एक IRIT एक्स ऑफिसर को बुलाया। उसने कहा, यह डीप फेक वीडियो है। इसका इस्तेमाल आजकल बड़े नेताओं को फंसाने के लिए किया जाता है। अब हमें समझ आया, धर्मेंद्र किसी भी हद तक जा सकता है। रीमा ने फिर कांग्रेस की और वीडियो की सच्चाई उजागर की। जनता ने विश्वास लौटाया। चुनाव के दिन पूरा गांव बाहर आया। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सबने रीमा के नाम पर मुहर लाई। रात को जब परिणाम आया, रीमा को ऐतिहासिक जीत मिली। धर्मेंद्र को हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन जाते जाते वो बोला, यह हार मेरी नहीं, किसी और की चाल है। मैं जिंदा लौटूंगा। उसके शब्द में एक अजीब डर था। रीमा ने पंचायत में आते ही सबसे पहले निर्णय लिया, गांव के महिला शिक्षा और आत्मशिक्षा अनिवार्य होगी। फिर उसने एक दिन मुझसे पूछा, मौसी, आपको कुछ अजीब नहीं लगता क्या? धर्मेंद्र ने पूछा। कोई और था, कोई जो उसे नींद देता था, और शायद वही इंसान माँ की ताकतों में दोबारा जीवित करना चाहता था। हमने फिर से पुराने कागज, फोटो और दस्तावेज खोलने शुरू किए। एक दस्तावेज में हमें एक नया नाम मिला, शिवदत्त, जो पहले गायत्री के संगठन का अकाउंटेंट संभालता था। उसका कोई रिकॉर्ड अब नहीं था, मानो वो अचानक गायब हो गया हो। लेकिन एक तस्वीर में वो धर्मेंद्र के साथ बैठा था। अब कहानी में एक नया खलनायक आ चुका था। शिवदत्त अब दिल्ली में एक बड़ा ज्योतिष बन गया था, नाम बदलकर सत्यगुरु समर्थ। उसका टीवी पर शो आता था। लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, लेकिन हमें पता था कि वो सिर्फ एक चेहरा था, एक मुखड़ा। हमने चुपचाप दिल्ली जाने की योजना बनाई। रीमा में अमन और एक पत्रकार दोस्त, हम चारों सच्चाई उजागर करने निकल पड़े। दिल्ली में पहुंचते ही हमने उसके आश्रम का भेद जानने के लिए एक महिला को वहां भर्ती करवाया। वो हमारी मुखबर बनी। तीसरे दिन उसने हमें जो बताया
उसने हमारे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। यहाँ हर पूर्णिमा की रात एक विशेष साधना होती है और अगली पूर्णिमा बस 6 दिन दूर है। उस दिन एक नई शक्ति को जन्म देना है और उस शक्ति के लिए बलि चुनी जा चुकी है। किसकी? मैंने पूछा। वो चुप रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली, रीमा की। हमने तुरंत दिल्ली पुलिस को खबर दी, लेकिन सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होती। रीमा ने कहा, अगर वो मेरी बलि चाहते हैं तो उन्हें यकीन होना चाहिए कि मैं आसानी से फंस जाऊंगी। अमन चौंका। तुम क्या करना चाहती हो? जाल बिछाना। हमने एक योजना बनाई। रीमा उस आश्रम में शिक्षक बनकर खुद दाखिल होगी। उससे पहचान में बचाने के लिए उसे बाल छोटे किए गए, चेहरा साधारण सा बनाया गया। उसी रात उस सख्त गुरु समर्थ यानी सविदर्त के पास पहुंची। सविदर्त ने उसकी आंखें में देखकर कहा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम ही मेरी पूर्णिमा की साधना का केंद्र बनेगी। आश्रम के अंदर का जीवन रहस्यमयी था। वहाँ महिलाएं बिना सवाल किए नियमित बनती हैं। रीमा ने हर रात छोटी छोटी जानकारी हमें भेजी। एक रात उसने लिखा, उसके कमरे में एक काले पत्थर की मूर्ति है और एक लाल किताब जिसमें बलि के मंत्र लिखे हैं। अब हमारे पास सबूत जुटाने का समय था। अमन और मैं एक वकील और पत्रकार को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर में मिले। हमें सारे जानकारी, फ़ोटो, वीडियो उसने सामने रखी। कमिश्नर ने कहा, हम योजना के अनुसार परिणाम की रात रेड डालेंगे, बट ओनली आई यू जर्नेट हर सेफ्टी। हमने वादा किया, रीमा को कुछ नहीं होगा। पूर्णिमा की रात आ गई। आश्रम के मुख्य कक्ष में एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया था। वहाँ सैकड़ों अनुयायी इकट्ठा थे। रीमा को लाल साड़ी की सजाकर मंच पर लाया गया। शिवदत्त मंत्र पढ़ रहा था और चारों तरफ संगनाद हो रहा था। तभी उसने चिल्लाया, आज इस कन्या की शक्ति मेरे भीतर समाएगी। सीमा एकदम शांत थी, जैसे सब जानती हो। और तभी उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और शिवदत्त की मूर्ति पर वार कर दिया। अब यह पंखता खत्म होगा। लोग चौंक गए। शिवदत्त के चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो। लेकिन तभी दरवाजे टूटे और पुलिस अंदर घुस आई। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिवदत्त भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमन ने उसे पकड़ लिया। सीमा ने मीडिया के सामने बलिदान और अविश्वास का सच उजागर किया। अगली सुबह पूरे देश में सिर्फ एक ही खबर थी, रीमा की बहादुरी में एक तांत्रिक साम्राज्य की ढहराई। शिवदत्त को अदालत में पेश किया गया। उसने सब कुछ कबूल किया। उसे गायत्री की मौत के बाद वो तंत्र विद्या से लोगों को डराकर पैसा और ताकत कमाता रहा। उसे आजीवन की कारावास की सजा हुई। रीमा ने कहा, मेरी माँ को मैं क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर उस लड़की को बचा सकती हूँ जो उसकी तरह फंसी हुई थी। अब हम गांव लौटे। गांव में ढोल नगोड़ा के साथ स्वागत हुआ। बच्चों ने फूल बरसाए। लोगों ने कहा, रीमा अब सिर्फ हमारी सरपंच नहीं, हमारी बेटी है, देवी है। मैंने पहली बार देखा, गायत्री की बेटी समुच अब उजाला का नाम बन चुकी थी। एक महीना बाद गांव में महिला शिक्षा केंद्र की नींव रखी गई। नाम रखा गया 3 बहनों की सीख। रीमा ने गांव की लड़कियों को सिखाया कैसे सवाल पूछे, कैसे ना कहे और कैसे अपने फैसले खुद लें। अब यह गांव बाकी गांव के लिए मिसाल बन चुका था। अमन और रीमा की नाजायकियाँ धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। एक शाम अमन ने मुझे बताया, मौसी, मैं रीमा की शादी करना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराई। तुम दोनों ने साथ साथ जंग लड़ी, अब साथ साथ जीना भी सीखो। शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी गांव में ही हुई।
बहुत सादगी से, कोई ताम झाम नहीं, बस रिश्तों की गराहट। शादी की रात सीमा ने मुझे गले लगाया। माँ जैसे मौसी मिली तो कभी कमी महसूस नहीं हुई। मेरी आंखें में मुझे आंसू थे, लेकिन मन हल्का था क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। शादी के बाद रीमा ने एक NGO शुरू किया, नई रेखा, जिसका मकसद था ग्रामीण महिलाओं को कानूनी मदद देना और बच्चों को आत्मविश्वास सिखाना। देश भर से लोग जुड़ने लगे। रीमा एक सामाजिक क्रांति की अयुवाद कर रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला गांव में आई। उसने मुझसे कहा, मैं गायत्री की बहन हूँ, कमला। मैं चौंकी। तुम तो जेल में थी, अब सज़ा पूरी हो चुकी है। मैं क्षमा नहीं मांगने आई, बस रीमा को एक बार आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैंने रीमा से पूछा, क्या तुम मिलना चाहोगी? वो चुप रही, फिर कहा, अगर वो सच में बदल गई है तो क्या नहीं। कमला आई, रीमा के सामने हाथ जोड़ दिए। तो उस अंधेरे की रोशनी है जिससे मैं भी अंदाज हूँ। रीमा ने सिर झुकाया। मैं किसी को सज़ा देने में नहीं, बदलने में यकीन रखती हूँ। कमला गांव में ही बस गई। अब वो शिक्षा केंद्र में छोटी बच्चियों को कहानियाँ सुनाती थी। गांव में अब डर नहीं, सपनों की बातें होती थी। बच्चे गायत्री को नहीं, रीमा को आदर्श मानते थे। 3 साल बीत गए। रीमा और अमन का एक बेटा हुआ। नाम रखा गया दीप, क्योंकि उसने समुच्च सबके जीवन में उजाला लाया था। वो जब हंसता तो ऐसा लगता जैसे तीनों ननद जो कभी मारी गई थी अब भी जी रही हो। गांव की एक लड़की पूजा, जिससे कभी तांत्रिकों को बंद दिया था, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसने एक एक्सट्यूक में कहा, अगर रीमा दीदी नहीं होती तो मैं कभी किताबें नहीं पढ़ पाती। गांव में हर साल एक मेला लगता था, जिसमें लड़कियों को बनाई चीज़ें, किताबें और लोकटन प्रस्तुत किए जाते थे। इस मेले का नाम रखा गया अंदाज आवाज़, और उसका उद्घाटन करती थी रीमा। मैं अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी किसी लड़की को खुलकर बोलते देखती तो गर्व में मेरी आंखें भर आती। एक दिन रीमा ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे उस दिन घर से निकालने जाने के बाद आश्रय दिया था। उसी दिन मैं जीना सीखा। मैंने कहा, और अब तू दूसरों की जीना सिखा रही है। देश के राष्ट्रपति ने रीमा को पुरस्कार देने की घोषणा की। सारे गांव में ढोल बजे, हर घर में दीप जलाए गए। अब यह गांव सिर्फ नक्शे में एक बिंदु नहीं, बल्कि इतिहास में एक प्रेरणा बन चुका था। मेरे जीवन की आखिरी किताब अब पूरी हो चुकी थी। नाम था, जो लड़कियां डर से नहीं हिम्मत से पैदा होती है। यह रीमा की आत्मकथा थी, जिस मैंने लिखा, लेकिन वो हर लड़की की कहानी थी। एक रात मैंने सपना देखा। तीनों ननद फिर आई। रूपा बोली, अब हमें कोई खुद नहीं, कोई दुख नहीं। हमारी भी भाभी ने हमारी अधूरी लड़ाई पूरी की। चंपा ने कहा, और अब हमारी रूहें मृत हैं। सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा,
अब हमें सिर्फ गर्व है कि हमारी भाभी ने क्या क्या किया है। सुबह उठी तो आंगन में दीपक खेल रहा था और सीमा और उसे कहानी सुना रही थी। एक बार एक गांव था जहां तंत्र मंत्र का अंधेरा था, लेकिन फिर एक लड़की आई जिसने सब बदल दिया। दीप ने पूछा, क्या वो लड़की मेरी माँ थी? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो अब तुम्हारे सिखाएगी कि डर को कैसे हराना है। और यही कहानी ख़त्म होती है नहीं, यही से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि जब एक औरतें उठती हैं तो सिर्फ खुद नहीं बल्कि पूरी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। दिल्ली में पहुंचते ही हमने उसकी आश्रम में भेद जानने के लिए एक महिला को वहां भीतर भर्ती करवाया। वो हमारी मुखबिन बनी। तीसरे दिन उसने हमें जो बताया उसने हमारे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। यहाँ हर पूर्णिमा की रात एक विशेष साधन है और अगली पूर्णिमा बस 6 दिन दूर है। उस दिन एक नई शक्ति को जन्म देना है और उस शक्ति के लिए बलि चुनी गई चुकी है। किसका? मैंने पूछा। वो चुप रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली, रीमा की। हमने तुरंत दिल्ली पुलिस को खबर दी, लेकिन सबूत के बिना कोई कार्रवाई असंभव थी। रीमा ने कहा, अगर वो मेरी बलि चाहती हैं तो उन्हें यकीन होगा कि चाहिए कि मैं आसानी से फंस जाऊंगी। अमन चौंका, तुम क्या करना चाहती हो? जाल बिछाना। हमने एक योजना बनाई। रीमा उस अवसर में शिक्षक बनकर खुद दिलाई होगी। उस पहचान से बचाने के लिए उसके बाल छोटे किए गए, चेहरे साधारण सा बनाया गया। उसी रात वह सुगुरु समर्थ यानी शिवधर्त के पास पहुंची। शिवधर्त ने उसकी आंखें में देखकर कहा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। तुम ही मेरी पूर्णिमा की साधना का केंद्र बनेगी। आश्रम के अंदर का जीवन रहस्य था। वहाँ महिलाएं बिना सवाल किए नियमित मानती थी। रीमा ने हर रात छोटी छोटी जानकारी हमें भेजी। एक रात उसने लिखा, उसी कमरे में एक काले पत्थर की मूर्ति और एक लाल किताब जिसमें बलि के मंत्र लिखे हैं। अब हमारे पास सबूत जुटाने का समय था। अमन और इनमें एक वकील और पत्रकार को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। हमने सारी जानकारी, फोटो, वीडियो उसके सामने रखी। कमिश्नर ने कहा, हम योजना के अनुसार पूर्णिमा की रात रेड डालेंगे, बट ओनली इफ यू गारंटी हर सेफ्टी। हमने वादा किया रीमा को कुछ नहीं होगा। पूर्णिमा की रात आ गई। आश्रम में मुख्य कक्ष में एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया। वहाँ सैकड़ों अनुयायी इकट्ठा थे। रीमा को लाल साड़ी के साक्ष्य मंच में लाया गया। अवधान मंच पढ़ रहा था और चारों तरफ खानदान हो रहा था। तभी उसने चिल्लाया, आज इस कन्या में शक्ति मेरे भीतर समाएगी। रीमा एकदम शांत थी, जैसे सब जानती हो। और तभी उसने अपने कमर में चाकू निकाला और शब्द की मृत्यु पर वार कर दिया। अब यह पंखड़ा ख़त्म होगा। लोग चौंक गए। इतनी देर में पुलिस आ गई, लेकिन तभी दरवाजे टूटे और पुलिस अंदर घुस गई। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिवदत्त भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमन ने उसे पकड़ लिया। रीमा ने मीडिया के सामने बलिदान और अभिनिवेश का सच उजागर किया। अगली सुबह पूरे देश की सिर्फ एक ही खबर थी, रीमा की बहादुरी ने एक तख्ते समाज लिया। अमन और रीना अब नाज़ेज़ धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। एक शाम अमन ने मुझे बताया, मौसी मैं रीमा की शादी करना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराई। तुम दोनों ने साथ साथ जंग लड़ी, अब साथ साथ जीना भी सीखो। शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी गांव में ही हुई, बहुत सादगी से, कोई तामझाम नहीं, बस रास्तों को गर्म ठ। शादी की रात सीमा ने मुझे गले लगाया।
माँ जैसे मौसी मिली तो कभी कभी महसूस नहीं हुई। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन मन हल्का था। शादी के बाद रीमा ने एक एनजीओ शुरू किया, नई रेखा, जिसका मकसद था ग्रामीण महिलाओं को कानूनी मदद देना और बच्चों को आत्मविश्वास सिखाना। देश भर में लोग जुड़ने लगे। रीमा अब भी सामाजिक केंद्र में अनुरागी कर रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला गांव आई। उसने मुझसे कहा, मैं गायत्री की बहन हूँ कमला। मैं चौंक गई। तुम तो जेल में थी, अब सज़ा पूरी हो चुकी है। मैं क्षमा को मांगने आई हूँ, बस रीमा को एक बार आशीर्वाद देने चाहती हूँ। रीमा से पूछा, तुम मिलना चाहोगी? वो चुप रही, फिर कहा, अगर वो सच में बदल चुकी है तो क्यों नहीं। कमला आई, रीमा के सामने हाथ जोड़ दिए, और तुम अंधेरे में रोशनी हो जिसमें भी अंदाज भी। रीमा के सिर झुकाया। मैं किसी को सज़ा देने के लिए नहीं, बदले में यकीन रहती है। कमला गांव में ही बस गई। अब वह शिक्षा केंद्र में छोटी बच्चियों को कहानियाँ सुनाती थी। गांव में अब डर की नहीं, सपनों की बातें होती थी। बच्चे गायत्री को नहीं, रीमा को आदर्श मानते थे। 3 साल बीत गए। रीमा और अमन एक बेटे हुआ। नाम रखा गया दीप, क्योंकि उसने समझ सबके जीवन में उजाला लाया गया। वो अब हंसता तो ऐसा लगता कि 3 ननदों की कभी मारी गई नहीं थी, अब फिर से जा रही हैं। गांव की एक लड़की पूजा, जिसने अब तंत्र को बंद कर दिया था, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा, अगर रीना दीदी नहीं होती तो मैं कभी किताबें नहीं पढ़ पाती। गांव में हर साल एक मेला लगता, जिसमें लड़की की बनाई चीज़ें, किताबें और लाइटें पुरस्कार किए जाते थे। इसमें मिले का नाम रखा गया अंदाज आवाज़। उसका उद्देश्य करती थी रीमा। समाप्त। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।